दिस इज़ योर थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स बुक, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, सरकार क्या है। अपने इस चैप्टर में हमें सरकार क्या है ये तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ सरकार अपने कामकाज कैसे करती है, अपने डिसीजंस किस प्रकार से लेती है, सरकार के डिफरेंट लेवल्स क्या हैं, यानी सरकार के अलग अलग स्तर कौन कौन से हैं, और साथ ही अलग अलग स्वभाव की सरकारों के बीच क्या मूलभूत अंतर होता है, ये भी हमें देखना है। अपने चैप्टर की शुरुआत में हम पहले पृष्ठ पर पाते हैं कि बहुत सारी अखबार की सुर्खियां या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हमें दिखाई देती हैं, जिनमें सरकार के अलग अलग कामकाज के बारे में चर्चा है। देश में काम करने वाले श्रमिकों के बेहतर अधिकारों की जब आप बात करते हैं तो उनकी डिमांड भी सरकार से की जाती है, यानी सरकार के अधिकारों के अंतर्गत ये आता है कि वो श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाज के जो अधिकार हैं वो उनको उपलब्ध कराए। हम ये भी देखते हैं कि सरकार की ये भी भूमिका है कि जब देश में कहीं पर कोई आपदा आती है तो वो बेहतर तरीके से व्यवस्था करे, राहत सामग्री उपलब्ध कराए, त्वरित कार्रवाई करे, पीड़ित लोगों की बेहतर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार भूमिका निभाए। चाहे सूखाग्रस्त इलाका हो या बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हो, सरकार की भूमिका हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। न्यायपालिका में जजेस की नियुक्ति की बात हो, वहाँ पर सरकारी भूमिका, सरकार के बारे में ऐसी हेडलाइन से हमें स्पष्ट होता है कि ये भी सरकारी कामकाज का हिस्सा है। बाज़ार में आवश्यक चीज़ों की जो उपलब्धता है, जिससे ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, काला बाजारी नहीं हो, बेतहाशा कीमतें बहुत ऊपर नहीं हो जाएं, जिससे आम जनता को परेशानी हो, सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार इसका भी ध्यान रखे। भारत में प्याज का उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार कई प्रदेश की सरकारें इस प्याज की बढ़ी हुई कीमतों की शिकार हो गई, यानी सरकारें अगले इलेक्शन जीत नहीं पाई क्योंकि प्याज की कीमतें बेतहाशा बढ़ी और जनता सरकार से नाराज़ थी उनके किए गए कामकाज को लेकर के। इसके अतिरिक्त हम जब संसाधनों की बात करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का खनिज संसाधन हो या किसी तरह का ऊर्जा संसाधन हो, कोयला बिजली जैसे, तो इनके विभागों का गठन करना, इनकी व्यवस्था करना, ये भी सरकारी कामकाज का हिस्सा है। आप इन सभी कामों को, इन सभी कार्यों को सूचीबद्ध कर सकते हैं, जिससे आप समझ सकें कि सरकार का काम कितना विस्तृत है। इसके अलावा भी सरकार के पास बहुत अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्वभाव के काम दिखाई देते हैं। हम जितना ज़्यादा ही इसके बारे में सर्च करेंगे, जितना हम ढूंढेंगे, हम न्यूज़पेपर उठा करके देखें तो वहाँ पर भी हमें और हमारी जानकारी इससे बढ़ती है कि सरकार का काम कितना व्यापक है। सड़कों और स्कूल के निर्माण की बात हो, बाज़ार में आवश्यक चीज़ों की जो आपूर्ति है वो कैसे बनी रहे, सामाजिक मुद्दों की भी बात करें तो जहाँ पर गरीब या वंचित समूह हैं उनके लिए बेहतर स्कीम्स चलाई जाएं, अच्छे कार्यक्रम, अच्छी योजनाएं चलाई जाएं, उनका लाभ उनको मिले। आवश्यक जो सेवाएं हैं, रेलवे और डाक जैसी, इसको चलाना सरकारी भूमिका है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, अलग अलग जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध रखना, साथ ही साथ हमारे देश के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में भोजन और उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। कहीं पर कभी भी देश में जब आपदा आती है तो वहाँ पर बेहतर ढंग से किस तरीके से पीड़ित लोगों की सहायता की जाती है, किस तरीके से राहत सामग्री पहुँचाई जाती है, यानी कुल मिलाकर के एक आपदा की स्थिति में सरकारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है ये आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं। ये भी सरकारी कामकाज का हिस्सा है। साथ ही साथ जब कहीं पर किसी प्रकार का अपराध होता है तो उसको अपराध के मामले में न्याय करने के लिए न्यायालयीय व्यवस्था भी है, जुडिशरी सिस्टम भी है, ये भी सरकारी कामकाज का हिस्सा है। इतने व्यापक कामकाज को देख करके हम कई बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने सारे काम सरकार कैसे करती है। तो स्पष्ट है कि जब देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर इतने अलग अलग स्वभाव वाले कामों को संचालित करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा सिस्टम, पूरी एक व्यवस्था होती है जो इस कार्य में सरकार की सहायता करती है। चित्र में दिखाए गए जो चीज़ें हैं, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, इंडियन रेलवे हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब भी सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं। हम भारत में सरकार के स्तरों की बात करें, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज़ लोकल लेवल गवर्नमेंट, यानी जो पहला स्तर है वो स्थानीय स्तर की सरकार का है। लोकल लेवल के बाद हम उससे उच्च स्तर की तरफ जाते हैं तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, यानी राज्य स्तर की सरकार, और सबसे ऊपर यानी अपेक्स पर हमें सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट दिखती है, केंद्र स्तर की सरकार दिखती है। स्थानीय स्तर की सरकार की बात करें तो हम इसे अपने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर ग्राम पंचायत इसे कहा जाता है,
ग्राम प्रधान के इलेक्शंस होते हैं, और इसके लिए साथ ही साथ नगरीय क्षेत्रों में हम इन्हें नगर पालिका या नगर निगम के नाम से जानते हैं, वहाँ पर भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हुआ करते हैं। यानी ये जो निकाय हैं, ये जो बॉडीज़ हैं, ये चुनकर के तैयार होती हैं। यानी जनता का सीधे तौर पर यहाँ पर अधिकार हमें दिखाई देता है कि जनता ही उनका चुनाव करती है प्रशासन चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए। स्थानीय स्तर की सरकार के बाद राज्य स्तर की सरकार की बात करें तो भारत में जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी जगहों पर राज्य स्तरीय सरकार यानी सेकेंड लेवल गवर्नमेंट जो है वो अपनी भूमिका निभाती है, और सबसे ऊपर केंद्र स्तर की जो सरकार है, जो भारत सरकार है, वो अपनी भूमिका निभाती है। इस प्रकार भारत में सरकारों की ये 3 स्तर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। भारत के प्रशासनिक विभाग की हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की, आपकी बुक में दिया गया जो मैप है वो 2011 का है, और 2011 के हिसाब से भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, 28 स्टेट एंड 7 यूटीज़। यहीं पर मेंशन किया कि 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य बन गया, 29th स्टेट ये कहा गया, और यूटीज़ की संख्या 7 ही रही। पिछले साल किए गए बड़े बदलाव में जम्मू एंड कश्मीर का जो विभाजन है वो किया गया, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो हटा करके दोनों हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश या यूटीज़ का दर्जा दिया गया। पहला हिस्सा लद्दाख और दूसरा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों को अब यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा है, राज्य का दर्जा नहीं है, तो राज्यों की जो संख्या है वो 1 कम हो गई, यानी कि अब हो गई 28, और यूटीज़ की संख्या 2 बढ़ गई, यानी अब हो गई 9। दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, 28 स्टेट एंड 9 यूटीज़। भारत में हम सरकार के कानूनों की, सरकार के साथ और कानून की बात करें, सरकार के कामकाज की बात करें, तो सबसे व्यापक स्तर पर जब हम देखते हैं तो 3 बड़े काम सरकार के पास होते हैं। जो सबसे पहला काम है वो कानून बनाने का है। कानून बनाने के लिए जो व्यवस्था भारत में काम करती है उसको हम नाम देते हैं लेजिस्लेटिव सिस्टम का, यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं विधायिका। विधायिका जो शब्द है ये बना है विधान से, विधान यानी कानून। कानून बनाने का काम जिस सदन के पास, जिस व्यवस्था के पास है, उसको नाम दिया गया लेजिस्लेटिव सिस्टम या विधायिका। ये काम भारत में संसद का है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के जरिए ये काम होता है। कानून बनाने के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है वो कानून का पालन करना। कितना भी अच्छा कानून बना लिया जाए, लेकिन अगर उसका पालन नहीं किया जाता है तो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। प्रशासन को बेहतर चलाने के लिए कानून बनाने के अलावा कानून के पालन कराने का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दिस इज़ द सेकेंड मेजर वर्क ऑफ गवर्नमेंट, और इस व्यवस्था के लिए सरकारी तंत्र में जो व्यवस्था है उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव सिस्टम। एग्जीक्यूटिव सिस्टम को हिंदी में हम कहते हैं कार्यपालिका। नाम से स्पष्ट है, ये कार्य को संपादित करती है। ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, यानी कानून के बना लेने के बाद कानून के पालन कराने का काम। जब किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होती है तो वहाँ पर न्याय देने के लिए भी एक तीसरी तरह की बॉडी का, तीसरे तरह के अंग का आवश्यकता पड़ता है। दिस इज़ जुडिशरी, ये तीसरा पार्ट है। जुडिशरी को हम हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका, यानी जहाँ पर न्याय की आवश्यकता है वहाँ पर न्यायालयों की व्यवस्था हो। हम देखते हैं हमारे प्रत्येक शहर में हमें कचहरी दिखती हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। इसके ऊपर राज्यों में हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर एपेक्स पर सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय है जो दिल्ली में है। इस तरीके से ये जो सरकार के कामकाज हैं उनके 3 ये बड़े हिस्से हैं, लेजिस्लेटिव सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम एंड जुडिशरी सिस्टम। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद हम बात करें कि अब ये सारी व्यवस्था होने के बाद सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है और वो कानून हमें लगता है कि शायद वो हमारे हित के अनुकूल नहीं है, हमें उससे समस्या है, किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को, किसी खास बोली भाषा बोलने वाले व्यक्ति को अगर सरकारी किसी नियम से समस्या लगती है, तो हमारे देश में ये भी प्रावधान है कि वो व्यक्ति, वो जाति, वो समूह इस नहीं माने, इस अच्छे कानून, जो कानून बनाया गया उसे अगर वो अच्छा नहीं मानती है तो उसके खिलाफ वो न्यायालय में जा सकती है। वो दावा कर सकती है कि इससे जो है उनके हितों का उल्लंघन हो रहा है, सरकार का ये कानून जो है वो अच्छा नहीं है। यानी यहाँ पर जनता के अधिकार कितने ज़्यादा हैं ये स्पष्ट तौर पर हमें समझ में आता है। जब जनता के अधिकारों की बात करेंगे तो हम भारत में सरकार के स्वरूप को भी देखेंगे। भारत में हम जानते हैं कि इलेक्शंस के बाद सरकारें बनती हैं एक निश्चित समय अवधि के लिए।
सामान्य रूप से वो समय 5 साल का है। 5 वर्ष के लिए जो चुनी गई सरकार है, ये चुनने का काम जनता का है, यानी सरकार चुनने की सीधी जिम्मेदारी जनता के ऊपर होती है। और इस व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र लोग से बना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, और ये व्यवस्था जो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता की व्यवस्था है। हम जब सामान्य रूप से किसी लोकतांत्रिक सरकार को परिभाषित करते हैं तो सबसे आसान भाषा में, सबसे सहज तरीके से अगर उसे हमें बताना है तो हम कह सकते हैं टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दिस इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी ये सामान्य रूप से हर एक लोकतांत्रिक सरकार का मूल है कि वो जो शासन है वो जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। पूर्ण रूपेण जो सारे अधिकार हैं वो जनता में ही निहित हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक की भी, सरकार के प्रकारों की। हमें पता है, हमने लोकतंत्र की अभी बात की है कि लोकतंत्र में चुनाव होता है, अपनी पसंद का नेता हम वोट दे करके उसे जिताते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद वो लोग सरकार बनाते हैं। जो बहुमत में होता है वो दल अपनी सरकार बनाता है। ये जो व्यवस्था है, यानी हर बार और कुछ समय अवधि के बाद इलेक्शंस फिर से होते हैं, हमें फिर से अपने अधिकारों का उपयोग करने का मौका मिलता है, सरकार के काम को जज करने का मौका मिलता है कि उन्होंने अच्छा किया या अच्छा नहीं किया। और इस वजह से हमारी सरकारें ज़्यादा जवाबदेह भी होती हैं। लोकतांत्रिक सरकारों को ये भय भी होता है कि उन्हें 5 साल के बाद फिर से जनता में जाना है, तो उन्हें अपने कामकाज को बेहतर रखना होता है, जवाबदेही को बेहतर बनाए रखने के लिए। हम दूसरे प्रकार की सरकार की बात करें, एक ऐसी सरकार जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, यानी कि वहाँ पर जनता के पास अधिकार नहीं है। वो तरीका है मोनार्की जहाँ पर है, यानी राजतंत्री प्रणाली की जो सरकारें हैं, जहाँ पर राजा या उसका राजवंश या रानी का शासन होता है और स्वाभाविक तौर पर वो उसको भी बहुत बड़े कामकाज के लिए अपने एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए उनके पास उनके मंत्रियों का एक समूह हो सकता है, उनसे चर्चाएं वो कर सकता है। लेकिन वास्तविकता में जो लास्ट डिसीजन लेने की जो भूमिका है वो उस व्यक्ति के पास ही होती है जो राजतंत्र में गद्दी पर बैठा होता है। राजतंत्र की जब हम बात करते हैं तो ये निर्णय राजा या रानी करते हैं, और राजा या रानी ये जो निर्णय कर रहे हैं उसके लिए वो कहीं पर भी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। वो जो इच्छा उनकी हो वो निर्णय कर लेते हैं। यानी राजतंत्रीय प्रणाली में जो मोनार्की सिस्टम है उसमें कहीं पर भी जनता को किसी प्रकार के अधिकार नहीं होते, जबकि लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार में, जैसा कि हमारे देश में है, लोकतांत्रिक सरकारों में जनता को पूर्ण अधिकार होता है, जनता ही अधिकारों का स्रोत होती है। लोकतांत्रिक सरकारों की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें दिखाई देगा कि विश्व में बहुत सारे देश लोकप्रिय ढंग से लोकतांत्रिक सरकारी व्यवस्था को अपना रहे हैं, यानी अपने यहाँ पर चुनी गई सरकारों को वो वरीयता देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर अभी भी लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोकतंत्र का जो सरकारी सिस्टम है उसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें और जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा शासन की बात करेंगे तो हमको दिखाई देगा कि हम 135 करोड़ की जनसंख्या के साथ हम सभी एक साथ शासन नहीं कर सकते। तो हमें अपने बीच से एक प्रतिनिधि बनाना होगा जो हमारे लिए निर्णय करेंगे, और इसीलिए हम इलेक्शन की व्यवस्था रखते हैं, चुनाव की व्यवस्था रखते हैं कि एक बेहतर उम्मीदवार को चुनें, अपना प्रतिनिधि बनाएं और उसके जरिए हम अपने देश के शासन को चलाएं। इस प्रक्रिया को लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। जब हम बात करते हैं लोकतंत्र में इलेक्शंस की और वोट देने की, तो हमें पता है कि भारत में यूनिवर्सल लेड फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यानी हर वयस्क नागरिक को अपनी सरकार के चुनने में अपनी भूमिका निभानी है, अपना वोट देना है। हर व्यक्ति एक वोट दे सकता है, चाहे उसका शैक्षणिक स्तर, उसका धार्मिक जो पहचान है, चाहे उसकी भाषागत पहचान कुछ भी हो, उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, उस व्यक्ति का जो वोट काउंट है वो एक ही होगा। सबका वोट समान है और हर वयस्क व्यक्ति वोट देगा। भारत में ये जो वयस्क समूह का जो क्राइटेरिया है वो 18 साल का है, यानी 18+ होने के बाद वोट देने का अधिकार मिल जाता है। भारत में तो ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं भारत में ही पीछे वाले समय की,
या विश्व के कई ऐसे देशों में जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, तो इससे बड़ी विपरीत दशा हमें दिखाई देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बिल्कुल अलग उदाहरण की, जो भारत से बहुत दूर एक देश की है, फ्रांस की। आप अपनी अगली क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही इसके विषय में है। यहाँ पर केवल हम उस इंसिडेंट की चर्चा करते हैं, वो घटनाएं या वो तथ्य जो हमें अपने इस चैप्टर में शामिल रखने हैं, हम केवल उसकी चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों में जहाँ पर वोट देने के अधिकार की बात होती है, वहाँ पर अगर कहीं पर सरकारें बनी हैं और वो वोट के जरिए बनी हैं, लेकिन अगर वो अपने यहाँ पर औरतों को और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती हैं, यानी कि केवल पुरुषों को और केवल जो अमीर तबका है, जो संपन्न तबका है, अगर उसको केवल वोट देने का अधिकार देती है, तो वो वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। फ्रांस में शुरुआती दौर में हमें ऐसा ही दिखाई देता है कि वहाँ पर केवल पुरुषों को अधिकार दिया गया था, और वो पुरुष भी जो पढ़े लिखे थे या उनके पास संपत्ति थी, केवल वही वोट दे सकते थे। यानी औरतें, गरीब और अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार की किसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक नहीं मान सकते। केवल वोट देने से कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में ही पुराने समय की। ब्रिटिश राज था 1947 के पहले, और भारत में भी अधिकार दिए थे अंग्रेज़ों ने हमें वोट करने के, लेकिन बहुत सीमित अधिकार मिले हुए थे। और इसी वजह से गांधी जी समेत जितने भी बड़े नेता थे, उन सब ने इसका विरोध किया था। यंग इंडिया में 1931 में गांधी जी ने इसके विषय में लिखा भी है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये बात मेंशन की है कि किस तरीके से जो एक ईमानदार व्यक्ति है, भले वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसे हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये अन्यायपूर्ण है, यानी इसका विरोध किया था। यही साथ में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक अतिरिक्त उदाहरण भी आपको साथ साथ दिखाया गया है, और वो सफ़रेज मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। सफ़रेज मूवमेंट, इसका मतलब है वोट देने के अधिकार की बात है। चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ पर महिलाओं को वोट देने के अधिकार की डिमांड हो रही है, वोट्स फॉर वुमेन। ये जो दौर है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी 1914 टू 1919, यानी 1914 से 1919 का जो समय था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। और पहली बार ऐसा होता है कि क्योंकि विश्व युद्ध में अलग अलग जो यूरोप के देश थे, वहाँ उनके देश लड़ रहे थे आपस में, और पुरुष जो थे वो मोर्चों पर थे, लड़ाई लड़ रहे थे। महिलाएं कई ऐसे कामकाज के लिए घरों से बाहर निकली जो इसके पहले तक केवल पुरुष किया करते थे। तो पुरानी जो रूढ़ियाँ बनी थी, पुरानी जो भ्रांतियाँ बनी हुई थी कि कुछ काम जो हैं वो केवल पुरुषों के लिए हैं, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, ये महिलाओं के काम नहीं हैं, ये जो धारणा थी वो टूटी, और इससे महिलाओं का साहस भी बढ़ा। उन्हें डिमांड करने के लिए ये बल मिला कि वो भी पुरुषों के बराबर अधिकारों की डिमांड करें, उन्हें अधिकारों को बेहतर ढंग से उन्हें उपयोग करने का मौका मिले। बहुत सारा आंदोलन हुआ, बहुत सारी क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गईं, भूख हड़ताल हुई, बहुत लंबी घटनाएं, और उसके बाद जाकर के यूरोप में कहीं पर बदलाव ये आया। आजकल हमें यूरोप बहुत संपन्न और बहुत प्रगतिशील दिखता है, बहुत प्रोग्रेसिव दिखता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला 1920 में। जब हम अमेरिका का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता है कि अमेरिका की जो आज़ादी है वो 1776 यानी 1776 की है, और 1776 के दौर के बाद से उसने अपने सभी नागरिकों को वोट करने का अधिकार नहीं दिया था, क्योंकि 1920 में उसने महिलाओं को अधिकार दिए। स्पष्ट है कि लगभग 150 साल अमेरिका में भी संघर्ष करने के बाद महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का भी उदाहरण दिया गया कि 1928 में यहाँ पर महिलाओं को ये अधिकार मिले। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसके जरिए आप लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार, ये जो बहुत सारे कार्य दिए गए हैं, इन कार्यों को देख करके आपको ये बताना है कि ये किस स्तर की सरकार का काम है। सबसे पहला वाला जो तथ्य लिखा है वो लिखा है भारत की सरकार के बारे में कि वो रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का निर्णय करे। ये भारत सरकार का निर्णय है, पूरे देश का निर्णय है दूसरे देश के साथ संबंध रखने का। स्वाभाविक तौर पर ये एक राष्ट्रीय सरकार का यानी सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का काम है। जब दूसरे उदाहरण की बात करें तो पश्चिम बंगाल की इसका जो सरकार है वो सारे स्कूलों में कक्षा 8वीं में बोर्ड की परीक्षा के निर्णय की बात की जा रही है। इसमें सरकारी स्कूल हैं, पश्चिम बंगाल के स्कूल हैं, तो स्वाभाविक तौर पर पश्चिम बंगाल के स्कूलों के बारे में निर्णय पश्चिम बंगाल की सरकार ही करेगी। तो ये जो विषय है वो राज्य सरकार का विषय है।
इसके बाद डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में रेल सेवाएं चलाने की बात है। रेल सेवा केंद्र स्तर की सेवा है, ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार का काम है। अगला, गांव में सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनना है। पब्लिक प्लेस पर उन्हें देखना है कि कहाँ पर वो कुआं खोद सकते हैं, कहाँ कुआं होना चाहिए। तो ये स्वाभाविक तौर पर एक लोकल निर्णय है, छोटे स्तर का निर्णय है, ग्रामीण स्तर का निर्णय है, ये स्थानीय सरकार का काम है। अगला उदाहरण, पटना में बच्चों के लिए बड़ा पार्क बनाने का निर्णय है। पटना एक शहर है, तो यहाँ पर नगरीय प्रशासन काम करेगा। नगरीय प्रशासन भी एक स्थानीय निकाय है, एक लोकल बॉडी है, इसलिए इस लोकल गवर्नमेंट का काम है, हम इसे यहाँ पर टिक करेंगे। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय है, ये राज्य स्तर की सरकार है। हम पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये हरियाणा सरकार का काम है। दिस इज़ वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। 1000 रुपये के नया नोट शुरू करने का निर्णय करना है। करेंसीज जारी करने का जो काम है वो रिजर्व बैंक करता है, और ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्तर की सरकार से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में अलग अलग करेंसीज नहीं चलती, सारे देश में एक ही करेंसी है, एक ही मुद्रा है, इसलिए ये जो काम है वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार का है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज कर लेने से भी हमें स्पष्ट हो जाता है कि हम जो वर्क्स का डिवीजन है वो समझ सकते हैं भारत में तीनों स्तर की सरकारों के बारे में। इसके अतिरिक्त एक और एक्टिविटी है, अगर आप पेज नंबर 33 और 34 पर देखें तो वहाँ पर भारत के मानचित्र दिए गए हैं, मैप्स हैं इंडिया के। वहाँ पर इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके नाम लिखे हैं, वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, आप याद करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं। इसके अतिरिक्त भारत में जो स्टेट्स हैं, मैंने आपको बताया कि देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज़ एट प्रेजेंट। तो वो कौन से राज्य हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमें इसकी जानकारी रखनी चाहिए। साथ ही साथ, क्योंकि आप जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन से हैं, हम जिस ज़िले में रहते हैं हमारे आसपास के पड़ोसी ज़िले कौन से हैं, कौन सा नेशनल हाईवे हमारे घर के पास से, हमारे शहर से, हमारे आसपास से जाता है। ये सामान्य जानकारियाँ हैं जो हमें मैप से पहचाननी चाहिए। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।